इंसान जब भी कोई गलत काम करता है तो उससे पहले एक प्लान बनाता है और उसी प्लान के तहत अपने गलत काम को अंजाम देता है, लेकिन वह भूल जाता है कि इस गलत काम का भी कोई ना कोई हमें ज़रूर हिसाब देना पड़ेगा। होता सेम ऐसा ही है। आज के घटना में एक महिला होती है, बस अपने चाहते और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है कि जिसकी वजह से उसका पति होता है हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको ई स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज जो वीडियो है इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और साथ में अपना नाम पता सहित एक बार ज़रूर कमेंट में मार दीजिएगा, ताकि आपका नाम अगले वीडियो में हम ज़रूर ले सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है राजस्थान प्रदेश, और ठीक उसी में ही एक जयपुर शहर लगता है और उसी दक्षिणी में ही शिवदासपुर थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 25 फरवरी साल 2023 का ही। अब सुबह सुबह का टाइम होता है तो शिवदासपुर के जो थाना एसएचओ होते हैं हरिपाल सिंह अपने ही थाने में मौके पर बैठकर कुछ काम काज कर रहे होते हैं। तभी उन्हीं के पास दो बुजुर्ग व्यक्ति पहुंचते हैं। अब एसएचओ साहब जैसे दोनों बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं उसी समय कुर्सी देने का इशारा करते हैं और बुजुर्ग व्यक्ति तो होते हैं अब जाकर उनके पास पहुंच जाते हैं। तो इधर थाना एसएचओ हरिपाल सिंह जो होता है उनसे कहने लग जाते हैं कि बताइए आप यहाँ किस लिए आए हैं, आपकी हम कैसे मदद कर सकते हैं। यह बात जैसे ही दोनों व्यक्ति सुनते हैं उसी समय कहने लग जाते हैं कि साहब हमारा नाम है बाबूलाल मीणा, और साहब बगल में खड़े हुए हैं हमारे करीबी हितकारी सीताराम मीणा। साहब हम जो होता है सवाई जो ज़िला पड़ता है उसी में बौली थाना है साहब, उसी का झुंझुनू गांव लगता है, उसी गांव के रहने वाले हैं। हमारा अपना एक भतीजा है साहब राकेश मीणा, जो साहब इसी शिवदासपुर के ही एक जाना माना कॉलोनी है साहब। वही हमारा भतीजा अपनी पत्नी साहब सीमा के साथ है, लगभग कई सालों से यहाँ निवास कर रहा है। हमारा अपना साहब खुद का जो भतीजा होता है राकेश, पास एक कंपनी है, उसी कंपनी में मौके पर एक एम्प्लॉय के तहत जो था मैनेजरीगिरी का काम करता है। लेकिन साहब हमारा भतीजा लगभग 5 फरवरी से नौकरी पे निकला हुआ दोबारा घर लौट के नहीं आया। वहाँ साने ससुर जैसे आप बात सुनते कहने लग जाते हैं कि आखिर जब आपका भतीजा 5 फरवरी से कमरे से निकला हुआ अभी तक लौट के नहीं आया तो आखिर तो आज तो 25 फरवरी, आखिर आप 20 दिन कहाँ रहे। यह बात जैसे ही बाबूलाल मीणा सुनते कहने लग जाते कि साहब हम तो अपने गांव झुंझुनू पड़े हुए थे, लेकिन साहब इसकी जानकारी हमें अभी ठीक 3 दिन पहले ही लगा कि हमारा भतीजा अभी तक कमरे पर नहीं पहुंचा। और साहब इसकी जब जानकारी लगता है तो हम गांव से निकल पड़ते हैं और साहब अपने भतीज बहू के पास पहुंचते हैं। और साहब सीमा से जब पूछताछ करते हैं तो सीमा साहब हमें यही जवाब देती है कि वह तो कंपनी में काम के लिए निकले हुए थे, लेकिन ना जाने कहाँ चले गए, उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है और घर वापस भी नहीं लौट के आ रहे हैं। लेकिन साहब हम जब अपनी भतीज बहू की बात सुनते हैं, सुनने के बाद साहब हमें उसके बातों पर यकीन नहीं होता है। हमें पूरी तरह से यकीन हो रहा है कि हमारी भतीज बहू ने ही हमारे भतीजे राकेश की बेरहमी तरीके से मिलकर अपने प्रेमी किसड़ा कुमार मीणा के साथ हत्या कर दी है और उसकी बॉडी ले जाकर कहीं आसपास कुएं में डंप कर दी है। यह बात जैसे ही एसएचओ साहब हरिपाल सिंह सुनने के बाद पूरी तरह से सनस रह जाते, कहने लग जाते हैं कि बाबूलाल मीणा जी, आप कैसे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपकी भतीज बहू ने ही आपके भतीजे राकेश मीणा के साथ
काफ़ी हनटने वाला कारनामा किया है। यह बात जैसे ही बाबूलाल मीणा सुनते कहने लग जाते कि साहब 5 फरवरी का दिन होता है, उसी दिन हमारा जो भतीजा होता राकेश मीणा मौके पर हमसे मिलने के लिए आया हुआ था और हमारे सामने पूरी तरह से बेधड़क यही कहने लग जाता है कि चाचा जी, हमारी जो अपनी पत्नी होती है सीमा, एक डिलीवरी बॉय है और उसी के साथ काफ़ी महीनों से प्रेम संबंध चल रहा है, लेकिन इसकी जानकारी अभी हमें ठीक कुछ महीने पहले चली और इसी को लेकर हमारे और सीमा के बीच झगड़े तकरार होते थे और सीमा कई बार हमें धमकी दे बैठती थी कि अगर तुम हमारे बीच अड़ंगा बनोगे, हम तुम्हारे पूरे जीवन को समाप्त करके ले जाकर तुम्हारी बॉडी कहीं आसपास कुएं में डंप कर देंगे। और साहब इसी वजह से हमें पूरी तरह से यकीन हो रहा है। लेकिन साहब जब अपनी भतीज बहू से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि वह तो कंपनी तो निकले हुए थे, लेकिन जब कंपनी वालों के पास जाते हैं, वहाँ पूछताछ करते हैं काफ़ी एम्प्लॉयर से, तो पता चलता है कि वहाँ तो अब 20 दिन से ही नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अब थाना SHO साहब जैसी यह बात बाबूलाल मीणा के सुनते हैं, सुनने के बाद हरिपाल सिंह जो होते हैं कहने लग जाते हैं कि यानी कि तुम्हारी जो अपनी भतीज बहू है सीमा पूरी तरह से तुम्हारे सामने झूठ बोल रही है। थाना SHO साहब समझ जाते हैं कि आखिर मामला क्या हो सकता है। उसी वक्त जो होता है बाबूलाल मीणा के ही तहरीर पर उनके भतीजे इधर राकेश मीणा के ही मुकदमा तो दर्ज कर लेते। दर्ज करने के बाद वहीं SHO साहब हरिपाल सिंह इसकी जो सूचना होता है अपने बड़े अधिकारी को दे देते हैं और एक टीम लेते हैं और लेने के बाद ठीक उसी वक्त जिस सोसाइटी में मौके पर राकेश अपनी पत्नी सीमा और साथ में 1-2 साल बेटे के साथ रहा करते थे और वहीं पुलिस की टीम पहुंचने के बाद सीमा को जैसे ही देखती तो सीमा वहीं पुलिस को देख लेती है। उसके जो चेहरे होते हैं पूरी तरह से रंगतें तो ख़त्म हो जाती हैं। कुछ महिला कांस्टेबल होते हैं सीमा के चेहरे को देखकर भांप लेते हैं कि बस करो इसके अंदर कुछ ना कुछ सच्चाई छुपी है। पुलिस की जो टीम होती है सीमा को वहीं कस्टडी में लेती है और लेकर ठीक है शिवदासपुर थाने में पहुंच जाती है। और जैसे ही सीमा से पूछताछ किया जाता तो सीमा कोई ऐसी सातिर मुजरिम थी नहीं और ना कभी जेल की हवा देखी थी, जिसकी वजह से बिना टाइम गंवाए उसी वक्त अपने पति राकेश मीणा की बड़ी बेरहमी तरीके से अपने हाथों से की गई हत्या स्वीकार कर लेती है और साथ में अपने खुद का एक प्रेमी होता है अब किसड़ा कुमार मीणा जो मौके पर डिलीवरी बॉय का काम करता है, उसका नाम भी ले लेती है। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त किसड़ा का मोबाइल नंबर लेती है। उसके मोबाइल पर नंबर पर अब जब कॉल किया जाता पता चलता उसका मोबाइल नंबर जो होता मौके पर बंद रहता है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा देती है और 3 टीमों का गठन करती है। मुखबिरों को भी अलर्ट कर देती है किसड़ा कुमार मीणा की तलाशी करने के लिए काफ़ी मेहनत करती है। उनकी जो मेहनत होती है बड़ी जल्दी रंग लाती है। और जैसे ही घंटे बीतने के बाद पता नहीं अचानक कैसे किसड़ा कुमार मीणा का मोबाइल मौके पर एक्टिवेट हो जाता। होते ही पुलिस की टीम को लोकेशन मिल जाता और जाकर उसके ठिकाने पर पुलिस की जो टीम होती है धर दबोचती और लेकर थाने पहुंच जाती है। और दोनों से जैसे पूछताछ किया जाता है तो पुलिस के सामने अब राकेश मीणा की हत्या का जो राज होता है पूरी तरह से दबा के 15 दिन से बैठे हुए थे और जो कहानी बयां करते से सुनने के बाद लोगों के मुंह तक कलेजा भी आ जाता है। असल में राकेश मीणा का जो अपना पैतृक गांव होता है वह गांव ठीक राजस्थान का ही सवाई जो ज़िला पड़ता है उसी का बौली अब कस्बा पड़ता है और ठीक उसी में झुंझुनू गांव पड़ता है। राकेश के अपने माता भी होती हैं, अपने पिता भी होते हैं और अपने भाई भी होते हैं, लेकिन राकेश का अपना ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए ठीक जो था शिवदासपुर में ही एक बढ़िया सा प्राइवेट कंपनी होता उसी कंपनी में जाकर मैनेजर गिरी का काम किया करता था, जिसकी वजह से उस कंपनी में इधर राकेश को काफ़ी मान सम्मान मिलता है। और ठीक है वहीं एक कॉलोनी होता है, उसी कॉलोनी में जाकर अपना तौर ठिकाना बनाता है। और जब बनाता है तो राकेश के जो पिता होते हैं इधर अपने बेटे को देखते पूरी तरह से हमारा जो बेटा है अब शादी के दहलीज पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से राकेश की शादी करना काफ़ी अनिवार्य दिख रहा है।
और उसी वक्त राकेश के अपने पिता अब रामविलास मीणा अपने बेटे के लिए अब रिश्ते की तलाशी करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। तभी उन्हें एक बड़े घराने का रिश्ता आता है। बड़े घराने में एक खूबसूरत लड़की होती है सीमा, देखने में काफ़ी चंचल होती है, हंसमुख होती है। और रामविलास मीणा जैसे ही उस लड़की के बारे में जानकारी पाते हैं और पाने के बाद जो होता है जाकर उधर उस लड़की के पिता से मिलते हैं और मिलने के बाद इधर सीमा का हाथ मांग लेते हैं। और मांगने के बाद घटना से मात्र अब 3 साल पहले जो होता है राकेश की शादी खूबसूरत युवती अब सीमा से हो जाता है। होने के बाद सीमा अपने ससुराल अब झुंझुनू पहुंचती है। पहुंचने के बाद अपने पति को देखकर बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वह समझ जाती है कि आखिर ऐसा पति हमें कभी सपने भी नहीं मिल सकता था। अब कुछ दिन रहने के बाद सीमा अपने पूरे ससुराल वालों के दिलों पर राज करना शुरू कर देती है। उसके जो तौर और जो व्यवहार होते हैं बड़े खूबसूरत होते हैं। यही सब व्यवहार देखकर उसकी जो अपनी सासू माँ होती है तौर तरीके से अपने घर में बहू का दर्जा दिलवा देती है। लेकिन इसी बीच वहाँ रहते रहते अब इधर राकेश मीणा और सीमा मीणा का लगभग अभी 10 दिन ही बीतता है। तभी उसी वक्त राकेश मीणा को कंपनी के द्वारा फ़ोन आ जाता। आने की वजह से अपनी पत्नी को साथ लेता और लेने के बाद ठीक जो होता है अब शिवदासपुर पहुंचता है। पहुंचने के बाद ठीक उसी इलाके में ही वसुंधरा कुटुंब सोसाइटी पड़ता है। उसी सोसाइटी में एक 4 मंजिला अब फ्लैट होता है। उसी फ्लैट के 4थे मंजिल पे अब जाकर इधर राकेश मीणा अपनी खूबसूरत पत्नी अब सीमा को लेकर अब रहना शुरू कर देता है। अब बड़े खूबसूरत तरीके से अपनी जो ज़िंदगी होता है अब वहाँ सीमा और राकेश बिताने लग जाते हैं। ऐसे बीते बीते खूबसूरत ज़िंदगी का अब लगभग 1 साल का वक्त बीतने का हो जाता। अब इसी बीच सीमा जो होती है अब एक बेटी की माँ बन जाती, जिसका बड़े प्यारे लफ्ज़ों में नाम अब नृत्य रखवा देती है। अब नृत्य के साथ जो होता है अब इधर राकेश और साथ में सीमा बड़े खुशमय ज़िंदगी बिताने लग जाते हैं। ऐसे बीते बीते ज़िंदगी का अब लगभग 1 साल का और वक्त बीत जाता है। बीतने के बाद जो होता है सीमा को एहसास होता है कि ऐसा परिवार तो हम कभी अपने ज़िंदगी में नहीं देखे थे जैसा हमें पति मिल चुका है। क्योंकि समय के हिसाब से माहौल थोड़ी बहुत ख़राब होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब सुबह सुबह का टाइम होता है तो उसी वक्त राकेश को सीमा जो होती है टिफ़िन पैक कर दे देती है। और देने के बाद वह तो अपने ऑफिस निकल जाता है। इधर जो होती है अपने बच्चे के लालन पालन कर आराम से घर में जाती और सीमा वहाँ पर अब टीवी पर लग जाया करती थी। लेकिन ऐसे टीवी देखते उसके मन में उलझने मारना शुरू कर देती कि आखिर जो होता है टीवी के भरोसे हमारी ज़िंदगी बीतने वाली नहीं है। क्योंकि दिन भर उसकी बोरियत महसूस होने लग जाती है। क्योंकि आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, सोसाइटी के लोग होते हैं, सभी लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते थे, किसी और से उनका लगाव नहीं होता है। और जैसे ही उनके घर के जो लोग होते हैं अपने नौकरी पर निकल जाते थे, अपने कामों पर निकल जाते, तो सभी लोग अपने घर के मेन दरवाजे बंद कर अपने घर के अंदर कामों में व्यस्त हो जाया करते थे। और ठीक यही हाल अब इधर सीमा का भी होता है। सीमा भी पूरी तरह से अपने घर के काम को निपटा कर टीवी पर भिड़ जाया करती थी। फिर वही टीवी दिन भर देखा करती थी। लेकिन वह ज़िंदगी का जरिया आप नहीं मानती। वह भी सोचने लग जाती है कि आखिर हमें इसका कोई ना कोई अब तोड़ निकालना पड़ेगा। क्योंकि शाम का जैसे टाइम होता है तो उसी वक्त राकेश तो आते हैं। आने के बाद उनके साथ अपनी पत्नी वाला धर्म तो निभाते हैं। लेकिन सुबह का जब टाइम हो जाता तो पता चलता वह तो ड्यूटी पर निकल गए। तो आखिर अपनी ज़िंदगी का अब जीने का हिस्सा हम कौन सा तरीका निकाल कर बनाए, यही सब सोच साच कर सीमा भी परेशान हो जाती है। ऐसे चलते चलते अब इनकी खूबसूरत ज़िंदगी के कैसे न तैसे 2 साल का वक्त बीत जाता है। और तभी घटना से मात्र अब 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब सुबह का जैसे ही टाइम होता है, सुबह के टाइम इधर राकेश मीणा जो होता है अपनी पत्नी के हाथों से अब टिफ़िन लेकर मौके पर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे 10 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त सीमा अपने बच्चे को दूध पिलाकर आराम से सत्वाना देकर सुला देती है। और इधर सीमा कपड़े सपड़े धोने धाने के लिए अब लग जाती है। लेकिन जैसे ही 10:30 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त अब सीमा के दरवाजे के पास
जो डोर बेल लगा होता है तो बड़ी तेज़ से बजता, बार बार बजता है। और सीमा जल्दबाजी में मुफ्ती तड़तड़ा कर खड़ी हो जाती, सोचने लग जाती कि अभी तो हमारे पति लंच बॉक्स लेकर घंटे भर नहीं हुआ है, अब निकले हुए हैं तो आखिर लौट के कौन आ सकता है। लेकिन उसी वक्त सीमा जाती है और दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और वहीं पीछे से डरावनी आवाज़ में कहने लग जाती है कि आप लोग कौन हैं। तो पीछे दरवाजे के पीछे से आवाज़ आता है कि हम लोग डिलीवरी बॉय हैं, एलजी कंपनी के तरफ से वॉशिंग मशीन लेकर आए हुए हैं। लेकिन जैसे यह बात अंदर से सीमा सुनती कहने लग जाती है, वॉशिंग मशीन लेकर अगर आप आए हुए हैं तो वह तो वॉशिंग मशीन तो हमारा होगा नहीं, वह तो किसी और पड़ोसी का होगा। और जैसे यह बात डिलीवरी बॉय बाहर से सुनते कहने लग जाते हैं, क्या यह जो घर है यह राकेश मेड़ा सर जी का घर है। सीमा अंदर होती कहने लग जाती है कि हाँ, यह तो हमारे पति राकेश मीणा का ही अपना खुद का कमरा है। तो बाहर से आवाज़ आता है, उन्होंने यह वॉशिंग मशीन ऑर्डर करके कंपनी वालों के द्वारा हमें आपके कमरे पर भेजवाया हुआ है। एक बार फ़ोन कर आप पता कर लीजिए अपने पति से, क्या वह ऑर्डर उन्हीं ने दिया है। यह बात जब सीमा सुनती है तो उसी वक्त दोबारा अपने किचन में जाती, अपनी मोबाइल लेती और लेकर अपने पति के पास तंतना कर अब कॉल कर देती, कहने लग जाती है कि एक बात हमें यह बतला दो बड़े प्यारे लफ्ज़ों में कि आखिर क्या तुमने जोता है वॉशिंग मशीन भेजवाया हुआ है। यह बात जैसे ही सुनता उसी वक्त खिलखिलाकर अब राकेश मीणा हंस पड़ता, कहने लग जाता है कि सीमा, हम तो भूल गए तुम्हें एक गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि हम देख रहे थे तुम्हारे जो हाथ है कपड़े धो धोकर काफ़ी ज़्यादा घिस गए हैं। हमें तुम्हारी बड़ी चिंता रहती है और इसी चिंता में हम काफ़ी दिन से परेशानी में डूबे हुए थे। हम सोच रहे थे कंपनी को ऑर्डर देकर वॉशिंग मशीन तुम्हें गिफ्ट कर दिया जाए, और वही वॉशिंग मशीन आज तुम्हारे पास गया हुआ है। हम तुम्हें बतलाने वाले थे, लेकिन क्या करें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हम परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम भूल जाते हैं। लेकिन आज जब वॉशिंग मशीन तुम्हारे पास पहुंचा हुआ है तो उसको अंदर ले लो, अपने हिसाब से जगह पर सेट करवा लो। या बात जब सुनती करने लग जाती है कि तुम भी एकदम बड़े भुड़क्कर किस्म के आदमी हो, एक बार हमें बतला भी देते तो आज हमारे चेहरे पर एकदम पूरी तरह से मुस्कुराहट तो अलग होती, लेकिन फूट कट कर देता है। तभी सीमा जाती है दरवाजे से, जैसे ही अब कुंडी की झांकती है तो खोल देती, कहने लग जाती है कि सॉरी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि धूप बड़ी कैड़ी हो रही है। आप लोग बाहर खड़े खड़े पसीने से लथपथ हो गए, अंदर जल्दी से चलिए और पंखा उसे नीचे बैठिए, आपके लिए अब शरबत वरबत लाते हैं। और सीमा वॉशिंग मशीन सहित उन लोगों को अंदर प्रवेश करवा लेती है और उधर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद पंखा के नीचे हवा लेना शुरू कर देते हैं और सीमा जाती है किचन में, बढ़िया सा शरबत बना के लाती अपने हाथों से, और दोनों युवकों को जैसे ही पकड़ाती, पकड़ाने के बाद उनसे 3-4 बात करती है। और जैसे ही बात करती है तो उसी में से एक युवक होता है हट्टा कट्टा होता है। हट्टा कट्टा जो युवक होता है उसी समय अपने लफ्ज़ों से इधर सीमा को भाभी कह देता है। यह बात जब सुनती है सीमा एक बार चौंक से जाती, कहने लग जाती है कि अभी आपसे हमारी मुलाकात भी नहीं हो, बात भी नहीं, आपने हमें अपने रिश्ते में भाभी का रिश्ता बना लिया। यह बात जब युवक सुनता कहने लग जाता है, हमारा नाम किशड़ा मीणा है और आप तो हमारे ही कास्ट के हैं, इसलिए आप के जो पति हुआ तो हमारे बड़े भैया लगते हैं और आप भी हमारी भाभी लगेंगे। लेकिन इधर सीमा जब उस युवक को देखती है समझ जाती है कि यह युवक में कुछ तो बात है, क्योंकि उसकी जो आवाज़ होते हैं बड़े सुरीले होते हैं। और उसी आवाज़ को सीमा देखकर मन को भा लेती है। भाने की वजह से मीठी मीठी बात करती है, इतनी बात कर देती है वह युवक अपना नाम सहित पूरा परिचय बता देता है। और सीमा को लगने लग जाता है कि आखिर इस युवक में अंदर कुछ और बैठा हुआ है। पूरे घर में इर्द गिर्द सीमा जब घूमती है तो किशड़ा की जो नज़र होता है खूबसूरत सीमा पर पड़ता है। भले एक बच्चों की माँ होती है, लेकिन खूबसूरती उसके निखार मार रहे होते, लेकिन खूबसूरत जो चेहरा होता है सीमा की चार चाँद लगाते हुए नजर जाकर किशड़ा के ऊपर पड़ जाता। लेकिन जब चेहरा देखती है किशड़ा को देखकर पहचान लेती, भाप लेती है कि आखिर किशड़ा की जो नीयत होती वह क्या चाह रही है। अब उसकी वजह से सीमा जो होती है वह मौका अब गंवाना नहीं चाहती थी। अपने भाव के कुछ अंदाज उस समय जाकर किशड़ा के सामने बखान मार देती है। मारने के बाद ले जाकर वॉशिंग मशीन तौर तरीके पर ठिकान करवाती है। जब करवाती है तो किशड़ा की जो नज़र होता है हर वक्त सीमा के ऊपर टिका होता है। लेकिन सीमा अब जाती कुछ बात करती, आम बात करती, लेकिन बातों बातों में किशड़ा कैसे ना तैसे कर कर सीमा का नंबर लेता, कहने लग जाता है 2 दिन बाद आप हमें भाभी जी कॉल कर दीजिएगा। अगर वॉशिंग मशीन सही से चलेगा तो ठीक, अगर ख़राब होगा तो इसे जानकारी हमें दे दीजिएगा, हम कंपनी वालों के थ्रू फिर आएँगे, वॉशिंग मशीन सही करके चले जाएँगे। और सीमा से आप बात कर कर वहाँ से तो चला जाता है।
लेकिन सीमा जो थी अपने पति के साथ 2 दिन अपने काम में उलझ जाते हैं। लेकिन जैसे 2 दिन का वक्त बीतता है, इधर जैसे ड्यूटी पर राकेश चला जाता है, सीमा अपनी सारी काम कर निपटा कर टीवी पर बैठती है, तो उसी वक्त इधर किसड़ा का फ़ोन आता, कान पे लगाती है। उसी वक्त किसड़ा बड़े प्यारे लफ्ज़ों में मुस्कुरा पड़ता है और इधर सीमा उस आवाज़ को सुनती समझ जाती है कि वही होगा। और इधर दोनों की बात होती है, मीठी मीठी बात होती है, दोनों एक दूसरे के हाल चाल लेते हैं। यहाँ तक सीमा जो होती है कुछ अपने प्राइवेट बात जो होती है मुस्कुराहट से दे बैठती है। अब इधर दूसरी तरफ किसड़ा भी समझ जाता है कि सीमा की जो चाहत है वह कहाँ तक है, क्योंकि समय के हिसाब से पति और पत्नी के जो रिश्ते होते हैं दरार तो आने लग जाते हैं। ठीक यही हाल सीमा के हो जाते हैं, जिसकी वजह सीमा उसी वक्त अब दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बाद जो होता है इधर खुद किसड़ा बड़ी तेज तर्रा वाली बात कर देता है। अब सीमा समझ जाती, सीमा उसी वक्त करने लग जाती है, ठीक है कल जब तुम्हारे भैया ऑफिस निकलेंगे इसके बाद तुम्हें घर के अंदर एंट्री मिल जाएगी। यह बात जब किसान समझ जाता, अब दूसरे दिन का वक्त होता है। अब जैसे ही 10 बजे के आसपास होता तो पता चलता इधर राकेश मीणा ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, तो किसड़ा जो होता है डोरबेल बजा देता और घंटी जैसे ही बजता तो उसी वक्त सीमा चाहते हुए दौड़कर खोल देती है। देखती दरवाजे पर किसड़ा खड़ा अंदर ले लेती है और 2-3-4 बात करती है और बात करने के बाद अपने बेडरूम में ले जाती है। फिर अनैतिक रिश्ते जो होता है किसड़ा मीणा के साथ निभा बैठती है और संबंध का जो सिलसिला है बेधड़क इधर राकेश मीणा की गैर मौजूदगी में और सीमा और किसड़ा मीणा का चलना शुरू हो जाता। और ऐसे चलते चलते अब लगभग कई महीनों का वक्त बीत जाता है, क्योंकि घर में इधर सीमा के ना अपने सास होते हैं, ना ससुर होते हैं और ना पड़ोसियों से कोई मतलब होता है, जिसकी वजह से सीमा बेखौफ तरीके से अपनी ज़िंदगी अब किसड़ा मीणा के साथ अपने बेडरूम में अब जीने लग जाती। ऐसे जीते जीते लगभग कई महीनों का वक्त बीत जाता है। तभी एक दिन इधर जैसे ही राकेश मीणा टिफिन लेकर मौके पर निकलता तो उसको एहसास होता कि आज हमारा जो सर है बड़ी तेज़ से दर्द कर रहा है, लेकिन कैसे ना तैसे चलकर ऑफिस जाता, क्योंकि उस पुरानी फाइलें होते वह फाइलें वहाँ के साहब को देना पड़ता है। और जैसे ही फाइल को देता तो उसी वक्त वहाँ साहब से कहने लग जाता है कि आज मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और हम जा रहे हैं अपने रूम पर। यह बात जैसे कहता है तुरंत छुट्टी मिल जाती है और रास्ते में जाता हम मेडिकल पढ़ता, वहीं से जाकर सर दर्द की दवा लेता खाता है। रास्ते पर सोचने लग जाता है कि आज तो सीमा हमारे लिए टिफिन में बड़ी बढ़िया सब्जी बनाई थी और वह सब्जी अपने प्यारे हाथों से बनाई थी। अगर वह सब्जी नहीं ख़त्म हुआ और टिफिन पा गई तो आज हमारा बहुत बुरा हाल करेगी। लेकिन वह कहने लग जाता कि चलो आज चलकर मजबूरी बता देंगे, सीमा तो हमारी बात मान जाएगी। यही सब सोच साझ कर कमरे पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद अब दरवाजे के करीब जैसे ही जाता है तो दरवाज़ा तो खुला होता है, लेकिन जैसे ही हाथ मारता है, मारने के बाद घर के अंदर जो थी सीमा तनतना कर खड़ी हो जाती है। लेकिन उससे पहले सीमा जो होती है इधर राकेश के जाने के बाद किसड़ा मीणा के साथ हम बिस्तर हुए पड़ी होती है, लेकिन डोरबेल की आवाज़ सुनती तुरंत सतर्क हो जाती है। लेकिन तब तक दरवाजे तो खुल, लेकिन सीमा अंदर तो बिन कपड़े के पड़ी होती है। और इस असर को देखकर इधर राकेश पूरी तरह से समझ जाता कि हमारी पत्नी का हमारी गैर मौजूदगी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चलता है, जिसकी वजह से सीमा वहीं डर जाती है और डरने की वजह से तुरंत जाती है राकेश को अपने पति वाला प्यार देना शुरू कर देती है। लेकिन उसी वक्त राकेश की जो नज़र होती चारों तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन सीमा जो होती है उसी वक्त कहने लग जाती है कि आखिर तुम्हें क्या लग रहा, हमारी जो नीयत हुआ ख़राब है। और राकेश कहने लग जाता पूरी तरह से यकीन हो गया है तुम्हारी जो नीयत है कहीं और है। लेकिन राकेश पूरे कमरे की तलाशी लेता है, लेकिन इससे पहले जो होती है सीमा उसी वक्त चाल चल कर बेड के नीचे से कैसे न तैसे कर किसड़ा मीणा को वहाँ से फरार करवा देती है और उसी वक्त अपना प्यार वाली पति के ऊपर दर्ज करवाना शुरू कर देती है। आँख से बहाने लग जाती है, जिसकी वजह से बड़ी जल्दी राकेश तो पिघल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ तबीयत ख़राब होने की वजह से अपने ही बेड पे जाकर बड़ी जल्दी में नींद आ जाता है, जिसके वजह राकेश सो जाता है। इधर सीमा उस दिन से डर जाती है और डरने की वजह से रोज़ बड़ी सावधानी से अपने रिश्ते को अंजाम देने लग जाती है। जैसे ही कई महीने का वक्त बीता और बीतने के बाद अब इसकी जो चर्चा होती है कैसे ना तैसे चलकर किसी हितकारी के तहत अब राकेश कुमार मीणा के कान में पहुंच जाता है। तो पता चलता यही बात राकेश को कि आखिर जो होता हमारी जो पत्नी है एक किसड़ा कुमार मीणा के साथ कभी बाजार, कभी मॉल, कभी होटल में अपने रिश्तों को अंजाम उस युवक के साथ दे रही है। और खड़े चौराहे पर जब यह खबर उस युवक के द्वारा पाता उसको लगने लगता है कि आज किसी ने हमें चप्पल
से हमारे शरीर को पीट दिया है। यही सब सोच साच कर वहाँ तो परेशान हो जाता, तुरंत ठेके पर जाता, वहाँ काफ़ी नशा करता, अपने कमरे पर जाता, थोड़ी बहुत पूछताछ करता है। लेकिन पूछताछ करने के वक्त सीमा उसके बाद में पूरी तरह से फंस जाती है और वही पिटाई कर देता। पिटाई करने का जो सिलसिला होता है अब बेधड़क अब इधर पूरी तरह से राकेश मीणा का और सीमा का रोज़ शाम का चलने लग जाता है। यह सिलसिला चलते चलते जैसे कई महीने का वक्त बीतता है तो सीमा कई बार अपने पति को धमकी तक दे चुकी होती है। और इधर इसकी जो शिकायत होता है, ठीक है, 5 फरवरी को जाकर इधर अपने पैतृक गांव झुंझुनू में अपने चाचा बाबू लाल मीणा को दे चुका होता है। उनको पूरी तरह से खबर हो चुका होता है, जिसकी वजह से अब इधर अपने घर तो पहुंचता है। लेकिन दूसरी तरफ सीमा अपने प्यार को पाने के लिए, क्योंकि सीमा कृष्णा कुमार मीणा के प्यार में इस तरह पागल हो जाती हैं, और दूसरी तरफ जो होता है कृष्णा खुद खूबसूरत भाभी के उस रंग को देखकर वह भी पागल हो जाती है, जिसकी वजह से सीमा और साथ में कृष्णा दोनों मिलकर हमेशा हमेशा के लिए राकेश कुमार को रास्ते से ठिकाने के लिए खतरनाक है अब प्लान बनाते हैं। उसी प्लान के तहत अपने काम को अंजाम देने के लिए अब राकेश को लग जाते हैं। और तभी कृष्णा कुमार मीणा का ही एक अपना जानकार दोस्त होता है विजय मीणा, और साथ में उसी का और करीबी दोस्त होता है दिलखुश मीणा, और साथ में उसका एक ड्राइवर होता है विजेंद्र उर्फ विजय। सबको जाकर अपने प्लान के बारे में पूरी जानकारी देता है और सबको अपने प्लान में कैसे न तैसे शामिल कर लेता है। और करने के बाद बड़ा ही खतरनाक प्लान जो होता है और बना बैठता है। इसकी जानकारी सीमा को देता है। सीमा जब समझती है कि अब हमें मौके की तलाश में रहना चाहिए, और तभी ठीक है, अब जैसे ही अब 5 फरवरी साल 2023 का ही अब शाम का टाइम होता, तो उसी वक्त जो होता है खुद कृष्णा कुमार मीणा फ़ोन घुमा देता है राकेश के मीणा के मोबाइल नंबर पर। कहने लग जाता है कि बड़े भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम तुम्हारी पत्नी सीमा से पूरी तरह से रिश्ता तोड़ रहे हैं और हम इसी वक्त जा रहे हैं अब सऊदीया कमाने के लिए। दोबारा हमारी मुलाकात सीमा से होने वाला नहीं है। तो यह बात जब सुनता राकेश समझ जाता कि चलो आज के बाद जो होता है हमारा पूरी तरह से जो घर में बिगड़ा हुआ माहौल होता है और बच्चे का परवरिश में जो दिक्कत होता है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। यह बात सब सुनने के बाद राकेश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और कृष्णा कह देता है दूसरी तरफ, इस गलती को हम तब तक नहीं भूलेंगे जब तक तुम हमारी साथ जो होता है आकर यहाँ पार्टी इंजॉय नहीं करोगे। यह बात सब सुनता राकेश कहने लग जाता है, ठीक है, हमें बता दो इस समय हमें आना कहाँ है। तो कृष्णा कह देता है कि भैया जी, इस समय आपको ना ठीक जो होता मोहनपुरा का ही एक जाना माना रेस्टोरेंट उसी में आना है। यह बात जब सुनता है, सुनने के बाद जो होता है राकेश मीणा अपनी बाइक लेता है और लेने के बाद निकल जाता है। लेकिन जो रास्ता पड़ता है बड़ा सुनसान होता है। उसी रास्ते में एक बाइक लेकर यही खड़ा होता है कृष्णा कुमार मीणा, और जैसे कृष्णा को देखता राकेश तो पहचान उसके करीब ज़्यादा, लेकिन उसकी इजी पीछे मौके पर अब जाकर विजेंद्र और साथ में दिलखुश मीणा और साथ में विजय मीणा भी पहुंच जाते हैं और मिलकर वहीं गला दबा कर रास्ते में ही राकेश मीणा की हत्या कर देते हैं, उसके बॉडी को लेते हैं। इधर मोहनपुर का ही एक जाना माना चंदलोई के पास एक कुआं होता, काफ़ी गहरा होता है, जो सूखा होता, उसी कुएं में ले जाकर राकेश मीणा के बॉडी को डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद वहाँ से तो चारों फरार हो जाते हैं। लेकिन सीमा जब खबर पाती बड़ी खुश हो जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई आती है उसे सुनकर हर लोग परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन पुलिस के तहत इसकी जानकारी जाकर कैसे न तैसे बाबू लाल मीणा को लग जाता। मीणा जब खबर पाते उसी वक्त पुलिस के साथ मिलते हैं और मिलने के बाद अब ठीक उसी कुएँ पर जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है कुएँ में से जाकर सीमा के सामने ही एक कंकाल कुएँ में से बरामद करती है। लेकिन कंकाल के हाथ में जो होता है अंगूठी होता है और घड़ी होता है। उस घड़ी को देखकर बाबूलाल मीणा पहचान लेते हैं कि साहब या तो हमारा अपना भतीजा राकेश मीणा है। शिनाख्त होने पर पुलिस की जो टीम होती है पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भिजवा देती है। और पुलिस की जो टीम होती है अब सीमा और कृष्णा कुमार मीणा के तहरीर पर कृष्णा के जो अपने तीनों दोस्त होते हैं पुलिस के उनको कस्टडी में लेते हैं और लेकर इन पाँचों को वहाँ के न्यायालय में पेश करती है। तो न्यायालय में इन पाँचों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल के शेष पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों
हमारे कुछ ऐसे व्यूवर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें दिनेश कुमार यादव है जो ठीक आजमगढ़ के यानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और साथ में राजीव शुक्ला जो मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले हैं, और साथ में छत्तीसगढ़ के ही जाने माने जो शहर पड़ता है वहाँ के रहने वाले दीपक जी, और साथ में कई ऐसे व्यूवर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं। अगली बार उनका नाम हम ज़रूर अपने वीडियो में लेंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।